प्यारे बच्चों, आज हमने तीसरे लेसन सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ से के 2 विषयों को पढ़ना है। हमारे आज के विषय हैं जाति प्रथा और दूसरा वर्ग। ये 2 प्रमुख विषय हैं जिनका हमने अध्ययन करना है। तो पहला हमारा विषय है जाति प्रथा। जाति प्रथा से क्या अभिप्राय है? जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से लिया गया है। मतलब कि अंग्रेजी में जो कास्ट है उसका हिंदी में अनुवाद जाति है, और जो कास्ट अंग्रेजी में है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से लिया गया है। कास्ट CASTE और पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा CASTA। अब पुर्तगाली भाषा में कास्टा का अर्थ है नस्ल या प्रजाति। तो इस प्रकार से जाति एक ऐसा बड़ा समूह है जिसका आधार प्रजातीय भिन्नता या जन्मजात भिन्नता होती है। ठीक है। जाति एक वंश समूह है। वंश समूह का मतलब कि मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है पूरा जीवन भर उसी जाति में रहता है, उसी जाति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी जाति के अनुसार पूरा जीवन व्यतीत करने के पश्चात उसी जाति में उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब अपनी जाति से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इसे वंश समूह कहा जाता है। जाति की सदस्य जन्म पर आधारित होती है। मनुष्य अपनी मेहनत के द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे किसी ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी जाति से संबंधित रहेगा। वो अगर उसमें क्षत्रिय के गुण है, वो बहुत ही बहादुर है, वो योद्धा है, वो युद्ध कर सकता है, शासन कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें अन्य जातियों के गुण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण जाति से ही संबंधित रहेगा। वो अपने गुणों के बल पर क्षत्रिय या वैश्य जाति में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जो इसकी सदस्यता है वो जन्म पर आधारित है। प्रत्येक जाति के अपने नियम होते थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना अनिवार्य होता था, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता था तो उसे जाति से बाहर भी निकाल दिया जा सकता था। अब जाति प्रथा की विशेषताएं क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता है सदस्यता जन्म पर आधारित। जाति में मनुष्य की सदस्यता जन्म पर आधारित होती थी। अर्थात मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता था समाज में उसे उसी जाति से संबंधित दर्जा प्राप्त होता था। वो अपनी योग्यता और मेहनत से इसे बदल नहीं सकता था। जैसे अभी बताया था कि अगर कोई ब्राह्मण है और वह बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता था, या कोई क्षत्रिय है उसको सभी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, या कोई वैश्य है उसको धर्म ग्रंथों का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण या वो शक्तिशाली योद्धा है तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपने पूरे जीवन भर उसी जाति से संबंधित रहना पड़ता है, उसी जाति में ही उसका दर्जा माना जाता है। दूसरा है समाज का खंडात्मक विभाजन। अगली विशेषता क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन। भारतीय समाज को जातियों के आधार पर 4 भागों में बांटा हुआ था, खंडात्मक विभाजन किया हुआ था। ये 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था और सबसे निम्न स्थान शूद्रों को प्राप्त था। प्रत्येक जाति एक वंश समूह की तरह थी जिनके अपने अपने रीति रिवाज थे, अपनी पंचायतें होती थी, अपने नियम होते थे। उन्हीं नियमों का इन सभी को पालन करना अनिवार्य होता था। फिर है खान पान पर प्रतिबंध। जाति प्रथा में खान पीन के ऊपर भी अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। उस समय भोजन को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग कच्चा भोजन और दूसरा भाग पक्का भोजन। कच्चा भोजन पानी से तैयार किया जाता था और पक्का भोजन घी से तैयार किया जाता था। सभी जातियों के लोग ब्राह्मणों के हाथ से कच्चा या पक्का भोजन स्वीकार कर लेते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों के हाथों से पक्का भोजन स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वे किसी भी जाति से कच्चा भोजन नहीं लेते थे। कच्चा भोजन कौन सा? जो पानी से तैयार किया जाता था। अगला है जातीय धंधे। जाति प्रथा में
सभी के धंधे जन्म से ही निर्धारित होते, मतलब प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग धंधे थे उस समय, निर्धारित किए गए थे। और जिस जाति में जो जन्म लेता था उसे उसी धंधे को अपनाना पड़ता था, वो अपनी इच्छा से किसी दूसरे धंधे को नहीं अपना सकता था। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसे अपनी जाति से संबंधित व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। जैसे ब्राह्मणों का कार्य धार्मिक कार्य करवाना था, शिक्षा देना था, तो उनकी संतानें इन्हीं कार्यों को अपनाएंगी। क्षत्रिय के कार्य देश की रक्षा करना और शासन करना था, वैश्यों का कार्य खेती करना था और शूद्रों का कार्य ऊपरी तीनों जातियों की सेवा करना था। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जाति से संबंधित व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। वो अपनी योग्यता के आधार पर किसी दूसरी जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकता था, क्योंकि ये उनका कठोर नियम था कि अपनी जाति के धंधे ही उनको अपनाने पड़ेंगे। फिर है अगला, जाति से जुड़े प्रतिबंध। उस समय समाज में जाति से जुड़े हुए कई प्रतिबंध भी थे जिनका सभी को पालन करना पड़ता था। कौन कौन से थे वो प्रतिबंध? पहला, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति से संबंधित व्यवसाय ही अपनाने पड़ते। जैसे अभी ऊपर आपको बताया कि जो उनकी जाति से संबंधित व्यवसाय है उनको वही करने पड़ते थे। खान पान संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता था। उन्हें अपना विवाह अपनी जाति के अंदर ही करवाना पड़ता था। शूद्रों को पढ़ने या मंदिर जाने का अधिकार नहीं था और ना ही उन्हें सार्वजनिक कुओं से जल भरने की आज्ञा थी। तो जो ये प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए गए थे उनको इनका पालन करना आवश्यक था। अगला है, जाति अंतर्विवाही होती है। अंतर्विवाही से क्या अभिप्राय है? अपनी ही जाति में विवाह करवाना। तो जाति एक अंतर्विवाही समूह है। प्रत्येक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपनी ही जाति में विवाह करवाना होता था। वो किसी अन्य जाति के पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं करवा सकते थे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता था उसे जाति से निष्कासित कर दिया जाता था। इसका उद्देश्य क्या बताया उन्होंने कि ऐसा क्यों किया जाता है कि जाति में ही विवाह करवाना? इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्त की शुद्धता को बनाए रखना। एक जाति का दूसरी जाति से विवाह ना करवाने के लिए उन्होंने कहा कि हम अपने रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस नियम का पालन करते हैं। अगला है, निम्न जातियों का शोषण। जाति प्रथा में व्यक्ति को अपनी जाति के आधार पर समाज में उच्च या निम्न दर्जा प्राप्त था। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें पशुओं से भी निम्न समझते थे। निम्न जातियों के लिए सिर्फ एक ही कर्तव्य था कि उच्च जातियों के लोगों की सेवा करें और सभी प्रकार के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। फिर अगला है, जाति एक बंद समूह है। जाति व्यवस्था में आपको जैसे बताया कि व्यक्ति की सदस्यता उसके जन्म पर आधारित होती थी। जन्म पर मतलब कि जिस जाति में वो जन्म लेता था पूरी जिंदगी उसे उसी घेरे में रहना पड़ता था। प्रत्येक जाति को अपनी जाति से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति से संबंधित व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। अपनी योग्यता के कारण वो किसी अन्य जाति में प्रवेश नहीं कर सकता था। अपने नियमों का पालन करना पड़ता था और उल्लंघन करने पर उसको जाति से निष्कासित किया जा सकता था। फिर है, जाति चेतनता। जाति चेतनता का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता था कि समाज में उसकी स्थिति उसकी जाति पर निर्भर है। स्थिति का मतलब कि अगर ब्राह्मण है तो समाज में उसको सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है और अगर वो शूद्र है तो उसको समाज में सबसे निम्न दर्जा प्राप्त है। तो उसको पता होता था कि उसकी स्थिति उसकी जाति पर निर्भर करती है और ये जाति जो है उसने अर्जित नहीं की है बल्कि उसको जन्म के द्वारा प्राप्त हुई है। उसने स्वयं नहीं बनाई जाति, उसने जिस जाति में जन्म लिया उससे उसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। यदि किसी का जन्म ब्राह्मण के घर होता है तो उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, समाज द्वारा उसका विशेष सम्मान किया जाता है। और निम्न जाति के घर में पैदा होने वाले व्यक्ति को सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को अपनी योग्यता के अनुसार बदल नहीं सकता, दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर सकता। ये होगी जाति की विशेषताएं। अब जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, वैसे ही जाति प्रथा के भी अच्छे और बुरे प्रभाव पड़े। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जाति प्रथा के गुण और जाति प्रथा के दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाति प्रथा के गुण। जाति प्रथा के गुण क्या थे उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। जाति के द्वारा जाति के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा
प्राप्त होती थी। हर जाति के सदस्य अपनी जाति के सदस्यों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, इसलिए किसी को चिंता नहीं होती थी। अगर एक जाति के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई तंगी है या कोई कार्य है तो उसको ये चिंता नहीं होती थी कि मेरा कार्य कैसे होगा या मेरी ये जो तंगी है वो कैसे दूर होगी, अगर मुझे मदद चाहिए तो मैं क्या करूँगा। उसको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके संकट की घड़ी में उसकी जाति के सदस्य उसको पूर्ण सहयोग करेंगे, तो उसको एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती थी। वो निश्चिंत रहते थे कि हमें हमारी जाति की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा, ये इसकी एक अच्छी बात थी। फिर उसके बाद है व्यवसाय संबंधी निपुणता। जैसे आपको बताया था कि प्रत्येक जाति के अपने व्यवसाय थे, अपने धंधे थे, और हर मनुष्य को अपनी जाति के व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। अब ये व्यवसाय पैतृक होते थे, मतलब कि दादा से पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र और प्रपौत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय चलता था। तो प्रत्येक बच्चे को जन्म से ही पता होता था कि उसने बड़े होकर किस व्यवसाय को अपनाना है, और शुरू से ही वो अपने बड़ों को ये काम करते हुए देखता था। तो समय के साथ साथ उसमें अपने व्यवसाय संबंधी निपुणता आती जाती थी। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि ना तो उसको चिंतित होना पड़ता था कि बड़ा होने के पश्चात उसको कौन सा व्यवसाय अपनाना है, और ना ही उसको एकदम से अपने ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ती थी तो उसको एकदम से समझ आता है कि भी मैंने क्या कैसे करूं इस काम को, क्योंकि वो बचपन से देखता आ रहा था तो वो उसमें कुशल हो जाता था और उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से वो अपना लेता था और उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाता था। फिर है रक्त की शुद्धता। जाति प्रथा के द्वारा आपको बताया कि विवाह संबंधी कठोर प्रतिबंध थे। क्या प्रतिबंध थे? कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करवा सकता था, और ये उन्होंने किस लिए कहा था? कि रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वे अपनी जाति में विवाह करवाते थे। तो अब क्या था कि उच्च जातियों की शादियां उच्च जातियों में और निम्न जातियों की शादी निम्न जातियों में ही होती थी, और इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। अगर उल्लंघन करते थे तो उनको जाति से निकाल दिया जाता था, और सभी को इस नियम का पालन करना आवश्यक था ताकि रक्त की शुद्धता बनी रहे। फिर उसके बाद है मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। जाति से सदस्यों को मानसिक सुरक्षा भी मिलती थी। मानसिक सुरक्षा कैसे? दिमागी तौर पर उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, हर चीज़ के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता था। उनको पता था कि सारे काम अपने आप कैसे हो जाएंगे। जाति मिलकर इन सब चीज़ों का निश्चय करती, जाति के सदस्य जो थे वो सब मिलकर इसका निश्चय करते थे। जैसे शादी, विवाह, व्यवसाय, खान पान, रीति रिवाज, इसके बारे में उसको नए तरीके से नहीं सोचना पड़ता था कि कैसे शादी करेंगे, कैसे व्यवसाय को करेंगे, क्या क्या खान पान होंगे, कौन से रीति रिवाज होंगे। ये जाति के निश्चित होते थे और उन्हीं को उन्हें अपनाना पड़ता था। जाति ही इन सब का निश्चय करती थी कि किस प्रकार से किस कार्य को करना है, किस व्यक्ति को किस समूह में विवाह करना है, कौन सा व्यवसाय अपनाना है, नियमों का पालन करना है। सभी महत्वपूर्ण समस्याओं का सुलझाव जाति के नियमों के द्वारा ही हो जाता था। तो ये एक बहुत ही उनको दिमागी तौर पर सुरक्षा प्राप्त होती थी। फिर है शिक्षा संबंधी कार्य। जाति के द्वारा शिक्षा संबंधी नियमों का भी निश्चय किया जाता था। जाति के द्वारा ही तय होता था कि किस जाति का सदस्य कितने समय तक कौन सी शिक्षा ग्रहण करेगा। जैसे ब्राह्मण है, उनको धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है, क्षत्रिय है, उनको सैनिक शिक्षा या शासन करने की शिक्षा, वैश्य को व्यापार व्यवसाय संबंधी शिक्षा। तो उनको पहले ही पता होता था कि वो कौन सी शिक्षा उनको प्राप्त करनी है, किन नियमों का उनको पालन करना है। प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी जाति की सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के विधान का कार्य अपनी जाति के हिसाब से करते थे। फिर है व्यवहारों पर नियंत्रण। प्रत्येक जाति की अपनी एक एक पंचायत होती थी। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी अपनी अपनी पंचायत होती थी, और ये पंचायत अपनी जाति के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखती थी। और सब लोग अपनी जाति के नियमों को भंग करने का साहस नहीं करते थे, अपनी जाति के नियमों का पूरी तरह से पालन करते थे, क्योंकि उनको लोक निंदा का डर होता था कि अगर हमने कुछ गलत कार्य कर दिया तो समाज हमारी निंदा करेगा या हमें जाति से बाहर कर दिया जाएगा। तो जाति के बहिष्कार से भी उनको डर लगता था। तो इसलिए उन्होंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि अपनी जाति के नियमों का उल्लंघन करे, बल्कि हमेशा उनका पालन ही किया। श्रम विभाजन जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना
पैदा करना। जाति व्यवस्था ने सभी सदस्यों में ये भावना भर दी कि जो प्रत्येक सदस्य है उसका जो वर्तमान समय मतलब जो ये जीवन है उसका जो उस समय काम करना पड़ रहा है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। और उनको ये भी विश्वास दिलाया कि अगर वो इस समय में मतलब वर्तमान समय में जो उनको ये जन्म मिला है, अगर इस समय में अपने कार्यों को या उत्तरदायित्वों को पूरे सही ढंग से करेंगे तो अगले जन्म में उन्हें इससे भी उच्च स्थिति प्राप्त होगी। तो इससे क्या हुआ, लोगों में निराशा समाप्त होगी, संघर्षों का जो समय था वो भी समाप्त हो गया। अब लोगों को किसी से लड़ने झगड़ने या निराश रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको पता था कि जो उनको ये विश्वास दिला दिया गया था कि जो हम इस जन्म में कर रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और जो हम अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में हमें इससे अच्छी स्थिति मिल जाएगी। तो इसलिए अपने जन्म सुधार के लिए वो बिना किसी संघर्ष के जैसे नियम बनाए गए थे उनका उन्होंने पालन करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, श्रम विभाजन हो गया, सब अपना अपना कार्य करने लगे और संघर्षों का अंत हुआ। फिर है राजनीतिक स्थिरता। जाति प्रथा के कारण हिंदू राज्यों में शासकों और शासितों, शासित कौन, जो प्रजा है, एक तालमेल सा बना रहा। क्षत्रियों का कार्य शासन करना माना गया था, ब्राह्मणों का कार्य धार्मिक अनुष्ठान करवाना और वैश्यों का कार्य व्यापार और कृषि इत्यादि करना था। तो ब्राह्मणों और वैश्यों को यह पता था कि शासन करने का कार्य सिर्फ क्षत्रियों का ही है, तो इन्होंने कभी भी राज्य सत्ता को हथियाने का प्रयत्न नहीं किया कि हम भी योग्य हैं, हम भी शस्त्र चला सकते हैं, हमें भी शासन करना आता है, तो क्यों हम इस शासक को गद्दी पर बैठने दें, हम इनको क्यों ना हटा दें। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि शासन करने का अधिकार केवल क्षत्रियों का है और हमारा कार्य धार्मिक अनुष्ठान और कृषि तथा व्यापार करना है। तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक राजनीतिक स्थिरता बनी रही, कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। इससे समाज में एक शांति और स्थिरता का वातावरण बना रहा, जो कि जाति प्रथा के एक गुण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये हो गए जाति प्रथा के गुण। उसके बाद है जाति प्रथा के दोष। जैसे अच्छाइयाँ थी वैसे उसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं जाति प्रथा की। कौन कौन सी हैं वो बुराइयाँ? लोगों को लगने लगा कि जाति प्रथा के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये परेशानियाँ, सबसे पहली है छुआछूत को प्रोत्साहन। जाति प्रथा में छुआछूत की भावना को महत्व दिया गया था। ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को अपने साथ पढ़ने नहीं देते थे। निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। उनके पानी पीने के लिए अलग कुएं थे। उच्च जातियों के लोगों के कुओं से वो पानी नहीं भर सकते थे। निम्न जातियों के लोगों के जो निवास स्थान थे वो गांवों और शहर से बाहर बनाए जाते थे। तो जो छुआछूत की भावना थी उसने हिंदू समाज को खोखला कर दिया था। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। अगर मिलजुल कर रहते तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। लेकिन इनकी जो छुआछूत की भावना या आपसी जो घृणा थी उसने समाज को अंदर तक खोखला कर दिया। दूसरा, निम्न जातियों का शोषण। जाति प्रथा में व्यक्ति को समाज में उच्च और निम्न दर्जा प्राप्त होता था। तो उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों का शोषण करते थे। निम्न जातियों के लिए सिर्फ एक ही कार्य रखा गया था कि सभी अधिकारों से वंचित और गांव से बाहर उनके निवास स्थान होते थे। जाति एक वंश समूह, ये भी एक बहुत बड़ा दोष था कि जाति एक वंश समूह की तरह थी। मनुष्य की सदस्यता जन्म पर आधारित थी। जिस जाति में जन्म लेता था पूरी जिंदगी उसी जाति के घेरे में रहता था। उसी जाति से संबंधित व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। अपनी योग्यता होने के बावजूद भी वो किसी अन्य जाति में प्रवेश नहीं कर सकता था। अपनी जाति के नियमों का पालन करना पड़ता था और अगर नहीं करता था तो उसे जाति से निष्कासित कर दिया जाता था। तो जाति एक वंश समूह की तरह थी। फिर है जाति चेतनता। जाति व्यवस्था में जाति चेतनता पाई जाती, ये पहले भी आपको बताया था। प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि समाज में उसकी स्थिति उसकी जाति पर आधारित है और ये जाति उसे जन्म के द्वारा प्राप्त हुई है, उसने स्वयं अर्जित नहीं की है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो उसे विशेष अधिकार, और अगर कोई निम्न कुल में पैदा हुआ है तो उसके सभी अधिकार छीन लिए जाते थे।
उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और कोई भी अपनी योग्यता के आधार पर किसी अन्य जाति में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो अधिक परिश्रम करने की कोशिश ही नहीं करता था कि परिश्रम करने से फायदा क्या, अगर अपनी जाति में रहना, अपनी जाति से संबंधित कार्य करने हैं तो अधिक परिश्रम करके, अधिक पढ़ के या अधिक योद्धा बन के क्या फायदा। इसलिए वो परिश्रम करने का प्रयास ही नहीं करता था। सामाजिक एकता में रुकावट। जाति सामाजिक एकता के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट के रूप में आई। इसका कारण क्या था कि जाति के द्वारा समाज कई भागों में बंट गया था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ सामाजिक संबंध नहीं रखते थे, लोगों में आपस में प्यार नहीं रहता था, केवल अपनी जाति के कल्याण के बारे में ही सोचते थे, निम्न जातियों का शोषण करते थे। तो इससे क्या हुआ, समाज में एकता स्थापित ना हो सकी और समाज कई भागों में बंट गया। फिर है कार्य कुशलता में बाधक। व्यक्तियों की कार्य कुशलता में जाति प्रथा के कारण काफी कमी आई। सभी जातियों के सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करने की अपेक्षा अपनी जाति को अधिक श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते थे। व्यवसाय जो थे वो वंशानुगत होते थे। अगर व्यक्ति में उस व्यवसाय की योग्यता नहीं है तब भी उसको अपना पैतृक व्यवसाय ही अपनाना पड़ता था। तो अब इससे क्या होता था, मनुष्य में निराशा उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि उसको उसमें निपुणता नहीं है और काम वो कोई अन्य कर नहीं सकता, काम उसको वही करना है। तो इसलिए वो क्या करता था कि निराश हो जाता था और कार्य के प्रति उदासीन हो जाता था। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि ना हो तो वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता था। तो ये कार्य कुशलता में भी बाधक बना। जाति व्यवस्था का प्रजातंत्र। जाति प्रथा आधुनिक प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली के बिल्कुल उलट थी। समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना प्रजातंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना। किसके 3 आधार स्तंभ हैं? प्रजातंत्र के। जबकि जाति में इन तीनों सिद्धांतों की अवहेलना करके भाग्य के अधीन जीवित रहने वाला एक निष्क्रिय समाज का निर्माण किया गया था। जाति प्रथा जन्मगत असमानता पर आधारित थी। व्यक्ति को अपनी जाति के अनुसार जीवन व्यतीत करना था। प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता के सिद्धांत के ये सब कुछ विरुद्ध था। निम्न जातियों पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे उनमें प्रतिभा होने के बावजूद भी उनको ऊपर उठने की कोई भी अवसर नहीं दिए जाते थे। फिर देश की पराधीनता। सबसे बड़ा जाति प्रथा का दुष्प्रभाव क्या पड़ा? हिंदू समाज कई भागों में बंट गया। किसके कारण? जाति प्रथा के कारण। इससे अब उनमें एकता न रही और इस स्थिति का लाभ उठाया किसने? विदेशी आक्रमणकारियों ने। उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। ये अपनी आपसी फूट के कारण उनका सामना ना कर सके, बल्कि अगर कहीं कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता तो दूसरा खुश होता था देखकर उसकी मदद करने के बजाय। तो इस फूट ने क्या किया, भारत को इन विदेशियों ने अपना गुलाम बना लिया और कई शताब्दियों तक इसी स्थिति में उनको रहना पड़ा, जिसका बाद में उन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, बहुत बलिदान दिए, फिर उनको ये आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन जाति प्रथा के कारण गुलामी में रहना पड़ा। तो ये थे जाति प्रथा, उसकी विशेषताएं, गुण और दोष। अब अगला विषय हमारा है वर्ग। जाति से बिल्कुल विपरीत। विश्व के सभी समाजों में वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग क्या होते हैं? जैसे जाति होती है वैसे ही वर्ग होती है। अभी बताऊंगी आपको वर्ग क्या होता है, लेकिन पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि पूरे विश्व में सभी समाजों में वर्ग पाए जाते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर वर्ग ना हो। ये वर्ग आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय या आय के आधार पर प्राचीन समय से बनते आए हैं। ठीक है। अब वर्ग, आयु कैसे? इतनी आयु वर्ग में कितने लोग हैं? 16 वर्ष की आयु, 17, 20, 25, 40, 50। तो जो एक ही आयु के हैं वो एक वर्ग में आ जाएंगे, दूसरी वर्ग में आएंगे, तीसरे। तो वर्ग बन गए ना आयु के आधार पर। लिंग के आधार पर कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, तो वो लिंग के आधार पर बन गए। शिक्षा के आधार पर कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। व्यवसाय के आधार पर कौन कौन सा क्या क्या व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय के आधार पर वर्ग बन गए। ऐसे ही आय के आधार पर धनी, मध्यम और निम्न वर्ग, कौन धनी है, कौन मध्यम वर्ग के हैं, कौन निम्न वर्ग के हैं। तो इस तरह से
प्राचीन काल से समाज में वर्ग बनते आए हैं। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक दूसरे को समान समझते हैं। अब एक जैसे हैं तो वो अपने आप को समान समझेंगे। धनी वर्ग के लोग जो हैं वो सभी अपने आप को एक समान समझेंगे कि हम धनी वर्ग के सदस्य हैं। निर्धन वो अपने आप को समान समझेंगे कि हम निर्धन वर्ग के सदस्य हैं। तो वो सब अपने आप को एक समान समझते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, सामाजिक वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह होता है जो जन्म के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर बनता है। जैसे जाति जन्म पर बनती है ना, तो वर्ग दूसरे आधारों पर, जो अभी आपको बताया, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, आय के आधार पर। सभी सामाजिक वर्गों में समाज में अपनी स्थिति निश्चित होती है, जिसके अनुसार समाज में उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है। अब है इस वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं। वर्ग की विशेषताएं या वर्ग का अर्थ समझ लो कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग होता है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सकता है। ठीक है। अब है सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है स्थिति समूहों का उतार चढ़ाव। वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ निम्न स्थान पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति दूसरे वर्गों से अधिक होती है, जबकि उनके सदस्यों की संख्या कम होती है, और निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा और शक्ति समाज में कम होती है। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये बहुत सी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनसे वंचित रहते हैं। ठीक है। फिर आएगा ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति ऊंच नीच की भावना रखते हैं। अपने वर्ग के प्रति तो उनमें हम की भावना पाई जाती है, हम कि ये हम हमारे साथी हैं, हमारे वर्ग के लोग हैं, हम की भावना पाई जाती है। शासक और संपन्न वर्गों के लोग शासित कौन, जो प्रजा है, और गरीब वर्गों के लोगों को अपने से हीन समझते हैं। निर्धन लोग धनी वर्ग को अपने से ऊंचा समझते हैं। ये उनमें पहले ही भावना आ जाती है। जो शासक हैं वो अपनी प्रजा को, और जो धनी लोग हैं वो निर्धन लोगों को अपने से हीन समझते हैं। ये उनको पहले से ही पता होता है कि हम धनी हैं तो दूसरे जो निर्धन है वो हमसे निम्न है, हम उनसे ऊंचे हैं। और निर्धन लोगों को ये पता होता है कि धनी लोग जो हैं वो हमसे ऊंचे हैं। ये भावना उनमें पहले से ही होती है कि हम निम्न हैं और वो हमसे ऊंचा स्थान रखते हैं। वर्ग चेतना। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से अलग होती है। उनमें उच्चता, निम्नता और समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, सुख सुविधाएं, खान पान एक समान होते हैं, तो इससे उनमें अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। ये वर्ग चेतना उनके व्यवहारों और वर्गों के आपसी संबंधों को भी तय करती है। वर्ग चेतना के आधार पर ही एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता है। वो अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत होते हैं और अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। फिर है सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध अपने वर्ग तक ही सीमित होते हैं। वो अपने अन्य वर्गों से एक दूरी बनाकर रखते हैं और अपने वर्ग में से ही अपने मित्रों और जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण एक वर्ग के लोगों में संबंध अपने ही वर्ग में अधिक पाए जाते हैं। फिर मुक्त द्वार। वर्ग जाति प्रथा की भांति कठोर नहीं है, बल्कि एक मुक्त व्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जाति प्रथा में मनुष्य की जाति जन्म पर आधारित होती है, वो अपने परिश्रम से अपनी जाति को बदल नहीं सकता। ऐसा वर्ग में नहीं है। वर्ग में मनुष्य एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। जैसे एक निर्धन व्यक्ति है, वो कड़ी मेहनत करके धन कमाता है, तो वो अब किस में आ जाएगा? धनी वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा। पहले वो निर्धन था क्योंकि उसके पास धन नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से धन कमाया तो अब उसका वर्ग बदल गया।
अब वो निम्न वर्ग से या धनी वर्ग में सम्मिलित हो सकता है। अब एक तरफ धनी जो पहले बहुत ज्यादा धनी था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उसका दिवाला निकल गया, अब उसके पास धन नहीं है, तो वो अब किस में आ जाएगा? वो निर्धन वर्ग में, निम्न वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि अब जब धन ही नहीं है उसके पास तो वो धनी कहाँ से रहेगा? तो वो निर्धन वर्ग में आ जाएगा। जैसे पहले कोई अनपढ़ व्यक्ति था, अब उसने अपनी पढ़ाई करके अधिक ज्ञान अर्जित करके अब वो कौन से वर्ग में आ जाएगा? पढ़े लिखे वर्ग में आ जाएगा। उसका वर्ग अपने आप बदल गया। पहले जो शासक था उसको शत्रु ने हरा दिया, अब वो दर दर भटक रहा है, वो शासक नहीं रहा, तो अब वो किस में आ गया? वो शासित वर्ग में आ गया, वो प्रजा के वर्ग में आ गया। तो इस प्रकार से क्या है, कुल मिलाकर कि वर्ग जो है उसमें व्यक्ति अपने वर्ग की सदस्यता को बदल सकता है अपनी मेहनत के द्वारा। फिर जन्म का महत्व नहीं, वर्ग में किसी भी व्यक्ति का जन्म से कोई भी महत्व नहीं है। वर्ग को मनुष्य अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, संपत्ति और कुशलता के द्वारा बदल सकता है। वर्ग जाति की तरह हमेशा के लिए जन्म पर आधारित नहीं होती। मनुष्य अपनी मेहनत, अपने लगन के द्वारा अपने वर्ग को बदल सकता है। तो इसमें जन्म का कोई भी महत्व नहीं होता कि अगर कोई धनी वर्ग में पैदा हुआ है तो वो हमेशा धनी वर्ग में ही रहेगा, या निर्धन वर्ग में पैदा हुआ तो वो निर्धन वर्ग में ही रहेगा। इसमें जन्म का कोई भी आधार नहीं है, मनुष्य उसको बदल सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा है जाति और वर्ग में अंतर क्या है। हमने पहले जाति पढ़ी, उसके बाद हमने वर्ग पढ़ा। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। सबसे पहला अंतर है बंद और खुला। जाति एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। जैसे आपको पहले बताया था कि जाति, मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है जीवन भर उसी जाति में उसको रहना पड़ता है। वर्ग की सदस्यता सबके लिए खुली होती है। व्यक्ति एक समय में कई वर्गों का सदस्य बन सकता है या इनकी सदस्यता छोड़ सकता है। इसमें जन्म का कोई भी महत्व नहीं होता, खुला होता है। मनुष्य धनी, निर्धन, अनपढ़ और पढ़े लिखे, शासक, शासित किसी भी वर्ग का सदस्य अपनी योग्यता के द्वारा बन सकता है। फिर है जन्म पर आधारित। जाति जन्म पर आधारित होती है, व्यक्ति अपनी योग्यता से इसे बदल नहीं सकता। लेकिन वर्ग जन्म पर आधारित ना होकर कुशलता, योग्यता, गुण, अनुभव और उपलब्धियों के ऊपर आधारित होता है। फिर जाति अंतर्विवाही है, वर्ग अंतर्विवाही नहीं है। जैसे आपको बताया था कि जाति के सदस्यों को अपनी जाति में विवाह करवाना पड़ता था। जातीय नियम से बाहर अगर कोई व्यक्ति विवाह करवाता था तो उसको जाति से निकाल दिया जाता था। अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। वर्गों में इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। वर्ग के सदस्य किसी भी वर्ग में विवाह करवा सकते थे। धनवान व्यक्ति गरीब के साथ या शिक्षित अशिक्षित के साथ विवाह करवा सकता था। इनमें कोई भी प्रतिबंध नहीं था। व्यवसाय, जातियों के व्यवसाय जैसे पूर्व निर्धारित होते थे। प्रत्येक जाति को पता होता था उनका क्या व्यवसाय है, अपने अपने अलग अलग व्यवसाय थे, उन्हीं को अपनाना पड़ता था। लेकिन वर्ग के सदस्यों के व्यवसाय कोई निश्चित नहीं होते थे। शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर और प्राध्यापक कुछ भी बन सकता था। डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बन सकता था, इंजीनियर का बेटा अध्यापक बन सकता था। ऐसा कुछ नहीं था कि उनको वही व्यवसाय अपनाने पड़ेंगे। सब अपनी इच्छा से, अपनी योग्यता के आधार पर अपने व्यवसाय अपनाते थे। खान पान पर प्रतिबंध, जातियों में खान पान के ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते थे। उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति के सदस्यों से हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाते थे। जाति प्रथा में प्रतिबंध थे ना, तो इसलिए वो निम्न जाति के लोगों के हाथों से बना खाना नहीं खाते थे। लेकिन वर्ग में इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। एक ही व्यवसाय में कई व्यक्ति जुड़े होते थे जो आपस में मिलजुल कर साथ बैठकर खान पान करते थे। उनमें इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। फिर है अस्पृश्यता। जाति प्रथा में छुआछूत के कठोर नियम बनाए गए थे। आपको बताया था कि ऊंची जाति के लोग निम्न जाति जो शूद्र थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उनको सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था और उनके स्पर्श करने से वे अपने आप को दूषित समझते थे, जाकर नहाते थे, इसलिए उनको शहर और गांव से रहने को मजबूर किया जाता था। लेकिन वर्गों में छुआछूत संबंधी कोई भी नियम नहीं थे।
जैसे अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति आपस में साथ रहते थे, स्पर्श करते थे, लेकिन अपने आप को दूषित नहीं मानते थे। तो ये थे जाति और वर्ग में अंतर, दो हमारे विषय उस समय समाज में, जिस समय का हम पढ़ रहे हैं महाभारत काल का समाज, कि उस समय जाति प्रथा का प्रचलन कैसा था और वर्ग व्यवस्था उस समय कैसी थी, इन दोनों का हमने अध्ययन किया। आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।